विज्ञान सत्य से ज्यादा कुछ नहीं है, कार्ल सैगन की ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम विज्ञान, महत्वाकांक्षा और हाँ, थोड़ी राजनीति की भी बात करेंगे। कहानी है कनाडा के एवरो एरो फाइटर प्लेन प्रोग्राम की। एवरो एरो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हाँ, और हमारे पास एवरो एरो कनाडा की अधूरी उड़ान लेख के कुछ अंश हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो आज का मकसद क्या है, मतलब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखो, हम कनाडा के एरोस्पेस इतिहास के इस बड़े मोड़ को समझना चाहते हैं। ये प्रोग्राम क्यों रद्द हुआ अचानक से? हाँ, उसके पीछे की वजह। और आज के जमाने में जब रक्षा में आत्मनिर्भरता की इतनी बात होती है तो इससे क्या सबक मिलते हैं? बिल्कुल, और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी काम का हो सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ये सब मुद्दे। सही कहा। आजकल सुन भी रहे हैं कि यूरोप, कनाडा, ये सब अमेरिका पर अपनी रक्षा निर्भरता कुछ कम करना चाह रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये एवरो एरो CF-105 था क्या आखिर? देखो, ये शीत युद्ध का जमाना था। सोवियत बॉम्बर्स का खतरा बढ़ रहा था। हाँ, तो कनाडा को एक बहुत ही एडवांस्ड, मतलब सुपरसोनिक इंटरसेप्टर चाहिए था। हवा में ही दुश्मन के बॉम्बर्स को रोकने वाला विमान। एडवांस्ड मतलब कितना एडवांस्ड? बहुत ज्यादा। कैनेडियन एयरफोर्स ने जो मांग रखी थी, AR-73 स्पेसिफिकेशन, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी थी। अच्छा, क्या मांगे थी? उन्हें चाहिए था एक ऐसा फाइटर जेट जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.5, मतलब आवाज से 1.5 गुना तेज उड़ सके। ओह, 50,000 फीट पर मैक 1.5? हाँ, और उसकी रेंज भी काफी हो, छोटे रनवे से उड़ सके और लैंडिंग के सिर्फ 10 मिनट में दोबारा मिशन के लिए तैयार हो जाए। 10 मिनट? ये तो कमाल की मांग थी। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी मिली एवरो कनाडा को। वो पहले भी प्लेन बना चुके थे, जैसे C-102 जेटलाइनर, CF-100 कैनक। हाँ, उनका अनुभव था। एरो RL-211 रोल आउट हो गया, मतलब सबके सामने आ गया। 1957, और ये वही दिन था ना जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। हाँ बिल्कुल, क्या गजब का इत्तेफाक था। एक तरफ स्पेस रेस शुरू, दूसरी तरफ ये एविएशन का कमाल। और पहली उड़ान वो हुई मार्च 1958 में, और शुरुआती टेस्ट्स में ही ये प्रोटोटाइप RL-211 ये मैक 2 के करीब पहुंच गया था। मैक 2 मतलब आवाज से दोगुनी रफ्तार। हाँ, और 50,000 फीट की ऊंचाई भी छू ली थी इसने। पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था उस वक्त। सब इतना जबरदस्त चल रहा था। फिर ये रद्द क्यों हो गया? 20 फरवरी 1959, कनाडा में इसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, अचानक बंद। हाँ, ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए। देखो, सरकार ने जो कारण बताए वो 3 थे मेनली। क्या थे वो? पहला कि भाई प्रोजेक्ट का खर्चा वो बहुत बढ़ रहा था, अनुमान से कहीं ज्यादा। अच्छा, खर्चा, ये तो अक्सर होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में। हाँ, दूसरा कारण उन्होंने दिया कि अब सोवियत यूनियन ICBMs बना रहा है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। मिसाइलें। तो तर्क ये था कि अब बॉम्बर्स का खतरा उतना नहीं रहा, इसलिए ऐसे महंगे इंटरसेप्टर की जरूरत नहीं। इसे पुश बटन वॉरफेयर कहा गया, मतलब मिसाइलें ही सब करेंगी। पुश बटन वॉरफेयर। लेकिन क्या ये बात सही थी? मतलब आज भी तो बॉम्बर और इंटरसेप्टर दोनों इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, और ये आज भी डिबेट का टॉपिक है। क्या सच में ICBMs ने बॉम्बर्स को बेकार कर दिया था, या ये सिर्फ बढ़ते खर्चों से ध्यान हटाने का तरीका था? हाँ। तीसरा कारण ये था कि सरकार अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पैसा लगाना चाहती थी, जैसे अमेरिका का बोमाक मिसाइल प्रोग्राम। ओके, तो खर्चा, ICBM का डर और मिसाइलों पर फोकस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे, बने हुए प्लेन 5 या 6 जो भी बन चुके थे। हाँ, और उनके ब्लूप्रिंट, सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि जो मशीनें और टूल्स थे बनाने वाले, सब कुछ नष्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया। सब कुछ? क्यों? जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। हाँ, दिखाया था, और इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हुई कि कहीं अमेरिका का हाथ तो नहीं था। क्या मतलब, अमेरिका ने क्यों किया होगा ऐसा? देखो, सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका ने कोई साजिश की, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला आज तक। अच्छा। लेकिन ये बात सच है कि एरो के रद्द होने से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ। वो कैसे? कनाडा अपने अगले लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गया। उन्होंने अमेरिका के वुडू इंटरसेप्टर्स खरीदे। ओह, तो मार्केट मिल गया उनको। हाँ, और इससे भी बड़ी बात, कनाडा का जो अपना उभरता हुआ एरोस्पेस इंडस्ट्री था वो लगभग खत्म हो गया।
हजारों स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस वो कनाडा छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो? बहुत सारे अमेरिका चले गए। उनमें से कई तो बाद में नासा के अपोलो जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े। अरे, तो कनाडा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, टेक्नोलॉजी का, टैलेंट का। बहुत बड़ा। ये उनकी रणनीतिक स्वायत्ता, उनकी टेक्निकल एम्बिशन पर एक जबरदस्त चोट थी। और यहीं से वो रक्षा आत्मनिर्भरता वाला सबक आका है। हाँ, कि दूसरों पर निर्भर रहने का क्या नतीजा हो सकता है। बिल्कुल। यूरोप ने ये शायद जल्दी सीखा। उन्होंने अपने जेट्स बनाए, राफेल, ग्रिपिन, जी, यूरोफाइटर, टाइफून। सही बात है। तो ये एवरो एरो की कहानी सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक देश की महत्वाकांक्षा, तकनीकी क्षमता, जियोपॉलिटिक्स और रणनीतिक निर्भरता की कहानी है। और इसके सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि कनाडा, कुछ यूरोपियन देश F-35 डील को फिर से देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस तलाश रहे हैं। एकदम। और ये हमें एक सवाल पर लाता है सोचने के लिए क्या? कि अगर एवरो एरो प्रोग्राम रद्द न हुआ होता तो आज कनाडा का या शायद दुनिया का एविएशन सीन कैसा होता। ये तो सोचने वाली बात है। और ये भी कि कोई देश अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षा, भारी दबावों और पैसों की हकीकत, इनमें बैलेंस कैसे बनाता है, ये सवाल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग, इन सब एंगल से। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ सकती है। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस टेक, आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसी के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण। हाँ, कि कैसे फैसले लिए जाते हैं और उनके दूर तक क्या असर होते हैं। तो इस पूरी बातचीत पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, हमें आपके सवालों और विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर ये जानकारी आपको यूपीएससी की तैयारी या आपकी जनरल नॉलेज के लिए उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।